माननीय मंत्री जी, आप स्थान ग्रहण करें और अब हम थोड़ी बातचीत करेंगे और बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। चेक। जी जी। चलिए, तो कशिश न्यूज इस खास पेशकश के माध्यम से एक प्रयास कर रहा है। अभी हमने देखा कि हमारी सांस्कृतिक विरासत कितनी समृद्ध है और उस सांस्कृतिक विरासत को और बेहतर और संभावनाओं के साथ मंच प्रदान करने में मंत्री महोदय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत आभार, आपने विशेष रूप से कशिश न्यूज के इस आयोजन को समय दिया। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कशिश न्यूज परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि कशिश न्यूज का मेरे ऊपर विशेष अधिकार है, इसलिए विशेष धन्यवाद आपको। और आप तो जहानाबाद के हैं ना जी, तो इसलिए हम दोनों आदमी जहानाबाद के आमने सामने हैं। चलिए, साथ समय देते देते पारिवारिक रिश्ता बन ही जाता है और जब एक जगह से है पहचान भी है। मंत्री जी, बिहार कला के क्षेत्र में कितना समृद्ध है। छोटे छोटे बच्चे खुद को कला को समर्पित करते हैं, तो क्या ये उम्मीद करें कि इसमें इनके लिए कुछ बेहतर भविष्य में संभावनाएं होंगी? देखिए, पूरे देश भर में स्वागत की परंपरा और कला और संगीत की परंपरा बिहार भारत में अग्रणी रहा है और आज से नहीं, बहुत पहले से रहा है। और बिहार में कला के क्षेत्र में कई संभावनाएं हैं। अभी कुछ दिन पहले मनोज तिवारी जी अभी आए थे पटना में, उनसे भी मुलाकात हुई थी, पवन सिंह जी भी थे। तो कहिए कि बिहार के कलाकार बाहर जाकर के भी बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। बिहार के कला संस्कृति की जो विशेषताएं हैं उसको बिखेर रहे हैं। तो अभी उनसे बात हुई थी, बोले कि एक बार हम सब लोग मिलेंगे, मिल करके हम लोग बिहार की कला संस्कृति को और कैसे उत्कृष्ट करना है, बढ़िया बनाना है। और कई संभावनाएं हैं यहाँ पर। मैं जब इस विभाग में आया तो देखा कि कई ऐसे हमारे यहाँ तो कलाकार इतने हैं कि हम उनको मंच नहीं दे पा रहे हैं। अभी जैसे सावरी महोत्सव है तो जगह जगह है, तो इतने अच्छे अच्छे कलाकार मेरे पास आते हैं मिलने के लिए। तो कहीं ना कहीं हम लोग, एक तो इसके पहले भी शायद मैंने कहा था कि अन्य राज्यों से हम एमयू कराना चाहते हैं, बिहार को लोग जाने। नहीं तो बिहार के बारे में कुछ लोगों ने ऐसी धारणा बना रखी थी कि बिहार में कुछ है ही नहीं, और कुछ लोगों ने विदेश में ऐसी धारणा बना रखी थी कि भारत में कुछ नहीं है। तो बिहार में बहुत कुछ है और अब वो सब दिख रहा है, अब सब दिख रहा है। तो हमने कहा कि जो हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं, और भारत का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां बिहार के लोग नहीं हैं, तो हम एक एमयू करा करके जो हमारे मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, लेह लद्दाख में भी बिहारी लोग हैं। मैं लगता है 2002 में 2 या 3 में हम लद्दाख गए थे, तो रास्ते में कई बिहारी मिल गए मुझे। तो हम चाहते हैं कि एमयू करा करके बिहार की जो कला संस्कृति है, महाराष्ट्र हो, आंध्रा हो, तेलंगाना हो, राजस्थान हो, ये सब जब वहां हम कुछ अपने विभाग से कला संस्कृति जब हमारे कलाकार जब जाएंगे तो देखेंगे कि बिहार का कला कितना समृद्ध है। तो ये हम लोग ये सब करवाने वाले हैं। और आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और अभी हम आपको बताएंगे, एक बड़ा सुखद रहा कि अभी हम लोग सोमनाथ की यात्रा बिहार के लोगों को अभी करवाए। ट्रेन गई है? हाँ, एक ट्रेन गई, स्पेशल ट्रेन गई। और अभी तक रहा है कि एक वर्ग विशेष को ही इसमें जगह मिलता था उनको जाने के लिए।
अब यह जाने से क्या होगा कि हमारा कितना सांस्कृतिक धरोहर उन्नत रहा है, ये देखने को मिला उनको। सोमनाथ में कितना है, 1000 साल वर्ष पुराना वो हमारा था मंदिर, कैसे जिन्होंने उसको बीच में उसको तोड़ा गया, फिर उसको बनाया गया। तो भारत जब आप घूमिएगा तो भारत में कई ऐसे सांस्कृतिक धरोहर हैं जिसको देख करके हम लोगों को गौरवान्वित महसूस होता है। उसी तरह से बिहार में तो कला और पर्यटन दोनों का नेचर करीब करीब एक समान है। तो बिहार में भी आप चले जाइए, मिथिला चले जाइए, भोजपुर चले जाइए, अंगिका, बजिका। अभी मैं देख रहा था जब मैं कला संस्कृति से जुड़ा तो हमको लगता था कि मगही सबसे भाषा जो है, तो 1961 में ही मगही में फिल्म बनी थी। मैं उस गाना को सुन रहा था, इतनी मीठी आवाज इतना, लेकिन बीच में कुछ लोगों ने उसको वो नहीं किया। तो अपने यहाँ जो 5 भाषाएं हैं, मैथिली, बजिका, अंगिका, भोजपुरी, इस सब में कई संभावनाएं हैं। और हमारे फिल्म नीति जो बनी है उसमें भी हम 4 करोड़ रुपए का हम अनुदान राशि देते हैं। और जो क्षेत्रीय भाषा में बनाते हैं उनको हम 50% अनुदान देते हैं। जो हिंदी में बनाते हैं उनको हम 25% यानी 25% देते हैं। तो जब हम देखें कि 1961 में मगही फिल्म बना तो उस समय तो और लोग माने कहीं चला ही होगा, लोग देखे ही होंगे। तो आज उसकी आवश्यकता है, क्योंकि आप भी मगध के हैं इसलिए मैंने इस चीज को चर्चा किया। लेकिन हमारी बिहार की हर भाषाएं मीठी है और उसमें संभावनाएं है। बिल्कुल। और एनडीए सरकार ने तो ये भी कह दिया कि अब प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई लिखाई भी मातृभाषा में कराई जाएगी। हाँ। तो ये भाषा का और विकास होगा, समृद्ध होगी। देखिए, जब आप मातृभाषा की बात किए ना, तो यदि शुरू से ये मातृभाषा का यदि पठन पाठन होता तो ये जैन जी नहीं आता। ठीक है। और जैन जी होता भी तो तकनीकी तौर पर सक्षम नहीं, युवा होता, जलवा इस तरह का नहीं दिखता। अपनी भाषा में और अपनी लोक संस्कृति का जब ख्याल रखेंगे तो देखिए, आज देश में एक ऐसा वर्ग हो गया है जिसको अपनी मातृभूमि से नफरत है, अपनी लोक कला और संस्कृति से नफरत है, अपने वेशभूषा से नफरत है, अपने खान पान से नफरत है, अपने महापुरुषों से नफरत है। यही जैन जी। वैचारिक गुलामी की बात, वैचारिक जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि हमको पंच प्रण लेना है, गुलामी की मानसिकता से उबरना है। तो आज भी कुछ लोग हैं जो इस गुलामी की मानसिकता में हैं, वही जैन जी है। अच्छा, एक चीज और, आपने कहा कि इतने कलाकार हैं बिहार में कि हम मंच मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। तो मेरे ध्यान में आया कि बीजेपी तो अगर सांस्कृतिक मंच नहीं मिल पा रहा है तो राजनीतिक मंच भी दे रहे हैं। रवि किशन जी हैं, मनोज तिवारी जी है, यहाँ मैथिली ठाकुर है, उन्हें राजनीतिक मंच भी मिल रहा है। देखिए, एक संभावना उधर भी है। नहीं, कहीं ना कहीं ये लोग देखिए, ऐसे तो ये सभी अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करके गए जी। ऐसा नहीं कि यहाँ राजनीति में आने के बाद रवि किशन हो, मनोज जी हो, पवन सिंह हो, मैथिली ठाकुर हो, जितने भी लोग हैं ये सब अपने क्षेत्र में अग्रणी पंक्ति में रहे हैं और तब फिर राजनीति में आए हैं। और ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आपने कहा राजनीतिक मंच, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का है उद्देश्य कि हम देश के ऐसे 1 लाख युवा जिनके घर में कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, जिनका कोई पैरवीकार नहीं है, जिनको राजनीति में लाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसे 1 लाख युवा को हम राजनीतिक मंच देंगे जिनका कोई पैरवीकार नहीं है। उसका पैरवीकार देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। इसलिए मैंने चर्चा की, आपने जब कहा कि राजनीतिक मंच, नहीं, अच्छी बात है। और उसी योजना के तहत मैं भी आपके सामने हूं। मेरे घर में कोई राजनीति वाला नहीं व्यक्ति, कोई पैरवीकार नहीं, तो मुझे लगता है कि उसी योजना के तहत हम भी आपके सामने आज मंत्री के रूप में बैठे हैं। चलिए, अच्छी बात है। राज्य के युवा इस दिशा में भी प्रयासरत हों, क्योंकि अब तक कहा जाता है कि राजनीति वो दलदल है
जो इसमें जाएगा डूब जाएगा, लेकिन ये वो उपजाऊ भूमि बने जिसमें संभावनाओं की खेती हो। कला संस्कृति की बात कर लेते हैं। बहुत कुछ है और बहुत कुछ किया जाना है, तो जो है उसे बरकरार रखते हुए समृद्ध किया जाना है, और क्या संभावनाएं सरकार तलाश रही है ये भी जानना चाहेंगे। मॉनसून सत्र में कुछ विशेष ऐसा हुआ? नहीं, एक तो मेरे पास 241 ऐसे सांस्कृतिक कैलेंडर हैं जो हर जिला में 2, 3, 4 ऐसे कार्यक्रम साल में आयोजित किए जाते हैं। अब सोच ली कि 244 हमारे सांस्कृतिक कैलेंडर है, 365 का साल लगता है। तो हम, और उसके अलावे अन्य कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम एक तरह से कहिए कि सबका समायोजन करने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। नाटक के माध्यम से भी अभी राष्ट्रीय नाटक अकादमी के थ्रू अभी प्रेमचंद रंगशाला में एक नाटक हुआ था, जो सतमूर्ति है उसके। अभी 1 तारीख और एक है मंच है, वो ऑपरेशन सिंदूर पर है। तो नाटक के माध्यम से हमारे जो विरासत में जो हमारे चीजें मिली है वो हम लोगों को उसके माध्यम से दिखाते हैं। और संगीत के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से। अभी हम मुजफ्फरपुर गए थे अभी पिछले ही महीना। पूरे राष्ट्रीय स्तर का पेंटिंग करने वाले जो हमारे कलाकार हैं, तो एक कलाकार देखिए, जो संगीतकार होते हैं संगीत के माध्यम से अपनी भावना को व्यक्त करते हैं। चित्रकार हैं, वो चित्र के माध्यम से अपनी भावना को व्यक्त करते हैं। नाटककार नाटक के माध्यम से हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर उसको दर्शाते हैं कि हम कैसे थे। एक है। दूसरी बात कि हमारे कई ऐसे कलाकार हैं जो जिनके पास साधन नहीं है, वो हारमोनियम बजाना जानते हैं या कहीं सीखे हैं, लेकिन उनके पास वो खरीद नहीं सकते। तो बिहार सरकार की ओर से ऐसे जो कलाकार कोई भी वाद्य यंत्र तो खरीद लें, खरीदने के बाद वो बिल ला करके देंगे हमारे विभाग को, हम उनको पूरा पैसा उनको रिटर्न माने उनको अनुदान देंगे। बिहार सरकार की एक योजना। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए करना कुछ नहीं है, जो हमारे वो हम संपर्क करें, हमारे पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा लें, और पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा करके भाई हमको ये चीज है, हमारी आवश्यकता है, हम उसमें सक्षम नहीं है, तो खरीद लें। खरीद के वो बिल लाके दें। विभाग जो है, जो विभागीय जो प्रक्रिया है उसके अनुसार से उनके अकाउंट में पैसा भेजेगी। ये तो बहुत बड़ी पहल होने वाली है। हाँ, बहुत बहुत ही अच्छा है योजना है, लेकिन कई लोगों को जानकारी नहीं है। तो हम जहां जाते हैं वहां लोगों को हम बताते भी हैं कि भाई आप ऐसा करें। कई ऐसे कलाकार हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं बार बार जिक्र करता हूं कि जब हम छात्र जीवन में सुबह सुबह हम पटना गांधी मैदान में जाते थे दौड़ लगाने के लिए, युवा थे, जाते थे, तो सुबह हम 4 से 5 के बीच में जाते थे। तो सालिमपुर आढ़ा के पास एक रिक्शा चालक इतना मधुर बांसुरी बजाता था, हम आते जाते सुनते थे। उसमें उसको कोई सवारी भी नहीं मिलता, सुबह उठा अपना वो करके उसको बांसुरी बजाता था। तो आज जब हम मंत्री बने हैं तो हम पहली प्राथमिकता उनको देंगे जिनका कोई आधार नहीं है, कोई उनको प्रमोट करने वाला नहीं है। तो सही में सरकार उन्हीं लोगों के लिए है। तो इसलिए हमारी प्राथमिकता होगी कि ऐसे लोग जो कला के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में, चित्रकारी के क्षेत्र में जिनका कोई सहयोग करने वाला नहीं, उसके लिए बिहार सरकार है। तो पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करा लें। हाँ, दूसरा है कि जो कई ऐसे कलाकार हैं, क्योंकि ये भी कला भी एक नशा है, वो कुछ नहीं देखते हैं, वो नाटक कर रहे हैं तो नाटक में लगे हैं, डूब जाते हैं, वो डूब जाते हैं उसी में, लेकिन उनको कोई आर्थिक स्वावलंबी कुछ नहीं है। तो हमारे बिहार सरकार, हमारे कला संस्कृति विभाग उनको
जो ऐसे कलाकार हैं जो अपना कुछ प्रमाण दे दें। जैसे प्रमाण का मतलब कि कहीं कोई कार्यक्रम किए हैं, उसका कोई फोटो है, या कोई स्थानीय लोग जहां कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं उनके द्वारा लिखवा के दे दें, जिलाधिकारी के द्वारा लिखवा के दे दें। कभी कभी कोई सरकारी कार्यक्रम में भी जाते हैं, वो लिख के देते हैं, तो उनकी आयु 50 से ऊपर होनी चाहिए। तो हम 3,000 रुपया उनका जो है मासिक एक अनुदान राशि देते हैं, ताकि उनका जो है निजी जीवन में जो आवश्यक खर्चे हैं वो उनको पूरा हो। ऐसे तो बहुत मदद हो जाएगी। हाँ, हम तैयार है, बिहार सरकार उसके लिए है। नहीं, बिहार सरकार से मतलब इतने बड़े पैमाने पर आप लोगों की मदद कर पाएंगे इस योजना से। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो बुजुर्ग हो गए हैं, जो अब कार्यक्रमों में नहीं जा सकते हैं, कार्यक्रमों से आमदनी नहीं ले सकते हैं, ग्रामीण इलाके के लोग हैं। तो अगर मुखिया जी लिख कर दे दे कि हाँ ये कलाकार रहे हैं, पूरा जीवन कला को समर्पित रहे हैं, तो वो भी संभावना हाँ, एकदम संभावना है। आप कोई उनका एक प्रमाण तो हमको चाहिए जी जी कि वो कला कहीं किए हैं, संगीत गाए हैं, कहीं कुछ किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको 3,000 रुपये की मासिक है। और यदि कोई कलाकार बीमार पड़ गए हैं, अब तो हम उनको मैक्सिमम 2 लाख रुपए की राशि उनको इलाज के लिए देते हैं। वाह। क्योंकि कलाकार तो बेचारा कला में रम गया, उसको तो आर्थिक उसको कोई मदद करने वाला नहीं। तो 2 लाख रुपए की उनकी अनुदान राशि हम इलाज कराने के लिए उनको हम देते हैं। कई बार ये भी शिकायत होती है कि जो सरकारी व्यवस्था से जुड़ पाए, सिस्टम से जो जुड़ पाए, उन्हीं के साथ सरकार खड़ी रहती है। जो निजी स्तर पर या सामाजिक स्तर पर कला को समर्पित हैं, उन तक मदद नहीं पहुंच पाती है। तो उन लोगों को भी ध्यान में रखा जाएगा। देखिए, अभी तो मैं आपको आप बात सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। इसको हम अपने जो हमारे जिला के जो कला संस्कृति विभाग के जो हम अधिकारी हैं, अभी हम हर जिला में जाएंगे, अपने विभागीय बैठक लेंगे। जैसे मैं सहकारिता में था तो मैं उतना दिनों में करीब 22-23 जिला का मैंने भ्रमण कर लिया। तो वहां जाकर के हम एक प्रचार प्रसार के माध्यम से या फिर और जो भी माध्यम हो, उसके माध्यम से हम वो बताने वाले हैं कि जो हमारे विभाग से जो सरकार जो लोगों के लिए अनुदान दे रही है उसका लाभ लें। और अभी मुझे लगता है कि यहाँ भी आम्रपाली प्रशिक्षण चलता है हमारे। जी जी जी, अभी क्लासेस चल रहे हैं सभी जिलों में। हाँ, उसमें कुछ नहीं है जी, पहले आओ पहले पाओ। जी जी, जो एडमिशन ले लिए वो आएंगे पूरी तरह मुफ्त निःशुल्क। हाँ, कुछ नहीं। गायन, वादन और नृत्य, हाँ, ये 3 श्रेणियों में है। हाँ, 3 श्रेणियों में है जी। और सिखाने वाला भी हमारे विभाग के ही, उसमें कोई अलग से नहीं है जी। तो इसका लाभ लोगों को लेना चाहिए। और जो भी बच्चे जिस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, अभिभावक भी बैठे, उनको जाने देना चाहिए, उनको रोकना नहीं चाहिए। जी। आज हर क्षेत्र में संभावनाएं, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है। हम लोग तो जब पढ़े थे तो उसमें साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, अब तो इतना नए नए फैकल्टी सब्जेक्ट आ गए हैं संगीत के क्षेत्र में। और आपको मैं फिर पुनः एक बार कर रहा हूं कि मैं बिहार में एक कला विश्वविद्यालय बनाने के लिए भी हमने प्रस्ताव रखा है। जी। बिहार में जैसे खेल विश्वविद्यालय है, लेकिन कला विश्वविद्यालय नहीं है। हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, संगीत से में करना है, कुछ करना है, बाहर जाते हैं। तो उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं कि एक बिहार में कला विश्वविद्यालय बने, जिसमें संगीत के सभी माने जितने भी संगीत के जो सभी का उसमें पढ़ाई हो, सभी वाद्य यंत्र की पढ़ाई हो, नाटक हो, मेकअप हो, सब हो। तो वो भी हम प्रयासरत हैं कि उसको भी हम करें। जी। हमारे बीच काफी सारे लोग हैं, अगर वो सीवान से जुड़ा या कला संस्कृति से संबंधित है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हम अवसर देंगे। ये ध्यान रखिएगा, राजनीतिक सवाल ना हो, क्योंकि हम विभागीय मंत्री से बात कर रहे हैं। सीवान के आप लोग हैं तो आप बेहतर सीवान को समझ रहे हैं, यहाँ कला संस्कृति के लिए क्या संभावनाएं हैं ये समझ रहे हैं। और अगर मंत्री जी के संज्ञान में कुछ लाया जाना जरूरी है तो कशिश न्यूज आपको यहीं पर ये अवसर दे रहा है कि आप कला संस्कृति से संबंधित, यहाँ संसाधनों से संबंधित कला संस्कृति के लिए उससे अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हाथ उठाएंगे, हमारे सहयोगी माइक लेकर आपके पास आएंगे, आप उससे संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ एक मेहमान है, उनसे जी एक माइक दीजिए इन्हें। एक सेकंड सर, आप आइए।
यहाँ आ जाइए, यहाँ आइए ताकि आप कैमरे में भी आए। यहाँ आइए जी, सामने। हेलो, मैं कमलेश सिसवन से एक सामाजिक कार्यकर्ता। ऐसे तो शायद मैं अपेक्षित था या नहीं इस कार्यक्रम में, मुझे नहीं पता, लेकिन संजोग से मैडम को छोड़ने आया तो देखा कि हम भी जरा झांक लें। ताक झांक अच्छी चीज नहीं है, लेकिन मैं झांकने चला आया। तो इस नाते, और जब बातें बढ़ रही हैं तो बात जब जुबान पे आएगी तो दूर तक जाएगी। तो मैं योग के बदौलत हूँ। योग और योग भी एक कला है, पता नहीं आप उसको स्वीकार करते हैं या नहीं। तो और आज तक किसी से 4 आना पैसा हमने अपने गाड़ी में तेल का भी नहीं लिया, जीवन में कभी किसी के मदद में हमने नहीं लिया। सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते जिस परिवार से होके आते हैं, जिन चरणों से कर्पूरी जी की चरणों में उठने बैठने का मौका मिला है, वहां से जीवन यात्रा, रामानंद तिवारी जी के चरणों से जीवन यात्रा शुरू हुई है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के चरणों में बैठने का मौका मिला है, जयप्रकाश नारायण के चरणों में बैठने का मौका मिला है। वहां से लेकर के अब हम जहां तक पहुंचे हैं, तो इसमें मैं आज जो कुछ भी हो योग के बदौलत हूं, नहीं तो हमारा अकाउंट 2000 में समाप्त हो चुका था। और जो कुछ दिख रहा हूं योग के बदौलत दिख रहा हूं। तो अगर योग भी इसमें जोड़ लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। इससे आगे मुझे आज कुछ नहीं कहना है, बस जैसे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। इनको आप सब लोग ताली बजा के स्वागत कीजिए। देखिए, बहुत ही, और आपको पता होना चाहिए कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस माननीय प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयास से, तो 21 जून को तो पूरा विश्व योग दिवस मनाता जी। विश्व के 175 कंट्री जो है योग दिवस मनाते हैं। और बिहार में भी अपने जो स्वास्थ्य मंत्री हैं निशांत जी, उन्होंने कहा है कि हम हर विद्यालय में योग का क्लास शुरू करवाएंगे, योग के शिक्षक होंगे, योग के शिक्षक नियुक्त करेंगे। तो आपका सुझाव बड़ा ही सकारात्मक है, रचनात्मक है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप जैसे लोग इसी तरह से रचनात्मक सुझाव देंगे तो बिहार में प्रगति होगी। और योग सही में माननीय प्रधानमंत्री जी भी प्रत्येक दिन योग करते हैं जी। तो योग कला ही है, लेकिन वो शिक्षा विभाग के अंतर्गत है और उस पर सरकार की ध्यान है। चलिए, और कोई पूछना चाहते हैं? ठीक है, कोई अगर पूछना चाहेंगे हाथ उठाएंगे। मंत्री जी, तमाम तरह की बातें हम कर रहे हैं, कला संस्कृति के साथ साथ आप खान एवं भूतत्व विभाग के भी मंत्री हैं। तमाम जिलों में क्या है खजाना छिपा हुआ, वो भी तलाश कर रहे हैं। सीवान में भी कुछ खजाना मिला है क्या? देखिए, अभी तक जो है वो 5-7 जिला बिहार में है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट जिला है खनिज के संबंध। वो है पटना जिला, भोजपुर जिला, रोहतास, अरवल, गया, बांका, लखीसराय, जमुई। यहां पर मुख्य रूप से अभी वर्तमान में, और हम लोग संभावना तलाश रहे हैं और आने वाला समय में अच्छा होगा, बालू का ज्यादा यहाँ ये है जी। और ये सोन से जो सटा हुआ जिला सब है, सोन बालू का ज्यादा डिमांड है, वो अच्छे क्वालिटी का माना जाता है बालू। ब्लैक बहुत हो रहा है। नहीं, अब ब्लैक रुका है, बता रहे हैं आप। अभी तो हमारे अभी जो सेशन चल रहा था इसमें जी, और हमारे एक माननीय सदस्य ने तो आ गए जी। एक माननीय सदस्य ने तो उसमें प्रशंसा भी किया कि भाई इस बार बालू का रेट जो है यथावत है जी। अपने बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मंगल पांडे जी भी आ गए हैं। आप सब लोग ताली बजा के स्वागत कीजिए। देखिए, में आए हैं, पारिवारिक सदस्य होने का क्या फायदा होता है। मंत्री जी मंच पर हैं, उद्घोषक की भी भूमिका निभा रहे हैं और परिवार के एक और सदस्य मंगल पांडे जी हमारे पार्टी की यही विशेषता है। जी जी, ठीक है।
हमारे पार्टी की यही विशेषता है। ठीक है, कई बार तो मैं प्रोटोकॉल भी तोड़ता हूँ। जो हमारे वरिष्ठ हैं पहले जी भाई, हम पहले बोलेंगे तब बाद में बोलेंगे। हम गवाह हैं, इसके गवाही देंगे जब जरूरत पड़ेगी तो। चलिए, तो ये 5-7 जिला जो है हमारे खनन के लिए बहुत है, अच्छा है इसमें। और अभी हम पत्थर का भी शुरू करने वाले हैं। ऐसे 44 भूखंड हमारा जो है अभी हम पत्थर का, जैसे गया में 9 भूखंड हमारा है, बांका में 1 है, शेखपुरा में 10 है, नवादा में 17 है, औरंगाबाद में 3 है, रोहतास में 4 है। ऐसे 44 भूखंड जिनका अब नीलामी की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो एक यह है। दूसरा है कि कई ऐसे रोहतास में कुछ हमारे मिले हैं गोलोकनाइट, रोहतास में मिले हैं, गोलोकनाइट रोहतास में मिले हैं। फिर उसके बाद निकेल क्रोमियम ऐसा है, बैनेडी फैरम ऐसा है। तो ये गोलोकनाइट जो है यूरिया खाद में इसका बहुत भारी मात्रा में इसका उपयोग होता है। तो ऐसे कई चीजें मिली हैं, लेकिन ये सेंट्रल का है, वो सेंट्रल से नीलामी होगी। तो अभी हम लोग अपने अपने विभाग के अधिकारियों का है कि एक भारत सरकार के जो मंत्रालय है खान एवं भूतत्व, उनके साथ हम लोग का एक ज्वाइंट मीटिंग हो जाए, ताकि जहां जहां जो कुछ कमी है उसको हम लोग ठीक करें। कभी कभी क्या होता है कि भारत सरकार करना चाहती है लेकिन यहां से कुछ कमी के कारण वो पेंडिंग में रहता है। तो जब हम लोग ज्वाइंट मीटिंग कर लेंगे तो पता चलेगा कि हमको और क्या काम करना है। तो अभी जल्दी ही हम बिहार सरकार और भारत सरकार के द्वारा हम एक मीटिंग करने वाले हैं, जिससे हमको और करीब, हम आपको बता रहे हैं कि करीब 5,000 करोड़ का राजस्व की प्राप्ति के लिए हम लोगों ने रखा है। अभी सब राज्यों में लागू था लेकिन बिहार में नहीं लागू था आईएसटीपी जी। तो अभी उससे भी हमें करीब काफी मात्रा में हमारे राजस्व की प्राप्ति हुई है। आईएसटीपी से करीब 38 करोड़ 36 लाख, जैसे अन्य राज्य में लागू था, यहां नहीं लागू हुआ था। क्या था कि दूसरे राज्यों से जो हमारे खास करके स्टोन वगैरह आते थे या कोयला आ रहा है, तो वहां से वो चालान लिए, लेकिन बिहार में आने का कोई उनका वो नहीं था। तो आईएसटीपी हम लोगों ने लगाया, तो उससे करीब हम लोग को अभी तक 38 करोड़ 36 लाख रुपये मुझे राजस्व की प्राप्ति हुई है। हाँ, और करीब हमने 130 वाहनों को मैंने जब्ती हुई। तो एक यह हुआ। दूसरा है कि बिहार स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से पहले क्या था कि किन्हीं को बालू घाट मिल गया, तो उनको कई जगह से एनओसी लेना पड़ता था, पर्यावरणीय और विभाग से कई जगह। तो उसमें गलत कुछ काम होने की संभावनाएं थी। तो घाट तो उनका नीलामी हो गया। अब वो कह रहे हैं कि हम पर्यावरणीय स्वीकृति लेना है, हमको यहाँ लेना है, हमको ये करना है। तब तक कहीं ना कहीं वो वहां से कुछ काम वो अपना बालू की खनन करना शुरू कर देते थे, लेकिन राजस्व नहीं देते थे कि हम अभी नहीं कर रहे हैं, हमको कुछ है नहीं है। तो हम लोगों ने बिहार स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड से हम लोग पूरा उनकी सारा एनओसी ले करके तब अब उनको हम देंगे घाट, कि अब आप जाकर के आप अपना एक कीजिए। इससे भी मुझे पारदर्शिता होगी और मुझे राजस्व मिलने में ये हुआ। दूसरी बात कि अब हर घाट पर ही धर्म कांटा बन गया। जैसे वो निकलेंगे तो धर्म कांटा से ही पता चल जाएगा कि कितना जो है वो बालू ओवरलोड है नहीं। तो अब ओवरलोड की समस्या करीब करीब, मैं नहीं कर रहा हूं 100%, लेकिन करीब करीब ये हुआ है। दूसरा बात कि हम लोग भी प्रयासरत हैं कि जैसे मद निषेध के जो अपने उसके पुलिस होते हैं, तो खनन विभाग का भी पुलिस हो। नहीं तो कभी कभी हम लोग को छापेमारी करना है तो स्थानीय थाना से हमको सहयोग तो लेना ही पड़ेगा। तो कई लोगों की शिकायत रहती है, जनप्रतिनिधि की शिकायत रहती है, जनमानस का शिकायत रहता है कि वो तो उनसे उनका तालमेल बैठा हुआ है। तो हमारी पुलिस जब रहेगी तो खुद जाकर के वो घाट पर या कहीं भी वो छापेमारी करके वो जब्त कर सकती है। तो ये भी हम लोग प्रयासरत हैं। चलिए, बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और आगे की संभावनाएं भी बता रहे हैं। एक चीज और, बहुत माइन्यूट स्तर पर आप सोचकर काम करते दिख रहे हैं। बिहार के कई इलाकों में वृहद पैमाने पर शहरों का विकास किया जा रहा है।
तो उसमें ऑडिटोरियम हो, कला संस्कृति के लिए, प्रदर्शन के लिए, बच्चों के लिए जगह हो, तो वो भी विचार किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए कि मोतिहारी, बेतिया और मुजफ्फरपुर ये 2-2 हजार बैठने की क्षमता वाला ऑडिटोरियम कला संस्कृति विभाग से बना है जी। और शेष जिलों में 620 संख्या की बैठने वाले अटल कला भवन का निर्माण हो रहा है, जिसमें पॉलिटिकल गतिविधि नहीं चलेगा, सिर्फ कला संस्कृति विभाग से ही जुड़े। उसमें जैसे अभी आम्रपाली प्रशिक्षण चल रहा है तो कई जगह किराए पर लेके चला रहे हैं, तो अटल कला भवन के माध्यम से हम वहां चलाएंगे। तो बिहार के 38 जिला में सभी जगह अटल कला भवन का हम निर्माण करवा रहे हैं, ताकि सांस्कृतिक कार्यक्रम करने में कई बार ऐसे भवन होते हैं जहां काफी रेट लगता है, तो कलाकार उसको देने में सक्षम नहीं होते। तो हम लोगों ने ऐसा कर रहा है कि वहां उसके लिए एक जगह होनी चाहिए। एक और चीज ध्यान में अचानक आ गई, हम आ रहे थे, आते समय थोड़ी देर हो गई, 10 से ऊपर का समय बीत गया, तो संकरित सड़कों पर कई ऐसे ट्रक थे जो बालू लदे हुए थे और उसकी वजह से जाम भी एक चुनौती बन जाती है। आपने कहा कि ओवरलोडिंग को रोकेंगे, चोरी न कर पाए लोग, तो अब सुबह में भी जा सकेंगे। तो ये सुनिश्चित रहेगा कि बड़े वाहन शहरों में नहीं है, उसके लिए तो सड़क बन रहा है, तैयार हो रहा है। चोरी करने वाले जो अमूमन खान एवं भूतत्व पत्थर बालू की चोरी करते हैं, वो रात में निकलते हैं और काफी परेशानी हो जाती है, उस पर नकेल कसी जाएगी। देखिए, इसके लिए अभी तो जिसे बालू आपको मिल रहा है तो उससे गड़बड़ नहीं है। हाँ। हर जगह हम लोग के लाइसेंस देते हैं। बालू खनन तो अब 15 अक्टूबर से शुरू होगा। रात में निकलते हैं, थोड़ा संदेह हो जाता नहीं है। नहीं बता रहे, नहीं जानकारी में रहनी चाहिए। जी, जी। कि आप देखे होंगे सड़क के किनारे किनारे बालू का स्टॉक रहता है जी। तो हमारे यहाँ एक सबसे माने 3 तरह के स्टॉक हम लोग देते हैं। एक छोटा सा है, उसके बृहद है, उसके फिर बड़ा सबसे, ऐसे 10,000 एमटी बालू रखने का, 50,000 एमटी रखने का, ऐसे हम लोग देते हैं। तो के लाइसेंस देते हैं, उसके लिए सरकार परमिशन देती है कि आप इतना रख सकते हैं। बीच में उसकी नापी हम लोग करते हैं, वहां के चालान से मिला, जहां से आप बालू लेके आए हैं वहां का चालान आप दीजिए और उसके हिसाब से फिर उसकी नापी करते हैं कि यह कितना घन मीटर बालू है। तो यदि ज्यादा है तो इसका मतलब कि आप अवैध लाए हैं, उसकी निगरानी करते। कहीं से कोई शिकायत मिल गई या शंका हो गया कि ये ज्यादा है तो उसका वही हिसाब करते हैं। तो अभी जो बालू जा रहा है वो सब स्टॉक से जा रहा है और अभी बिहार में कोई शिकायत आपको नहीं मिली होगी कि बालू के कारण हमारा निर्माण काम रुका है। न सरकार का निर्माण काम रुका है, न पब्लिक का। और मेरे आने के पहले अन्य राज्यों में जाने पर रोक था। मैंने कहा कि नहीं, बालू हम जब दे रहे हैं, हमारे पास स्टॉक है। तो जैसे खास करके यूपी, खास करके कैमूर जिला है या रोहतास, वहां से लोग यूपी भी बालू ले जाते, वो रुका हुआ था। मैंने उसको अनुमति दी कि नहीं, आप वहां दीजिए, हमारा रॉयल्टी आना चाहिए, सरकार का राजस्व मिलना चाहिए। तो अभी जो देख रहे होंगे ट्रक के आसपास बालू, वो घाट का नहीं होगा, वो स्टॉक से लेकर के वो जब नो एंट्री खत्म होता है तो लेके जाते हैं। चोरी एकदम बंद? ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ कि 100% बंद है, वो तो संभव, लेकिन हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि नजर बनी हुई है। हाँ, नजर बनी हुई है। और आगे हम लोग कॉलर कैमरा भी अपने माइनिंग ऑफिसर को देने वाले हैं, जैसे पुलिस वालों को मिला है। हाँ, कि आप जहां जा रहे हैं, और उसका मॉनिटरिंग आपकी जानकारी के लिए कि 24 घंटा मॉनिटरिंग सचिवालय में होती है। 24 घंटा एक आदमी वहां बैठे हैं कि कहां से कितनी गाड़ी जा रही है, कौन कैसे ले जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारे वहां है। इस तरह से हम जिला में भी करने वाले हैं, लेकिन जिला में थोड़ी पारदर्शिता कमती है, तो सचिवालय से 24 घंटा मॉनिटरिंग होते रहता है। और उसमें यदि कोई दाएं बाएं करते हैं, पकड़ाते हैं, तो इतना ना फाइन हो जाता है कि वो फिर मेरे पास आते हैं। तो उसमें तो कोई मरौती नहीं होनी भी नहीं चाहिए। हाँ, इतना हमने जरूर कहा है कि यदि किसान अपने निजी काम के लिए मिट्टी ले जा रहे हैं, अपने जमीन से ले जा रहे हैं, अरे किसान कितना लेंगे, 8 लीटर 10 टेलर ले जाएंगे, उनको इससे अलग रखिए। अभी 15 तारीख को पिछले महीना में बैठक हुई थी, मैंने कहा कि नहीं, इसी महीने में या जो हो, तो मैंने कहा कि किसान यदि लेके जा रहे हैं अपने निजी काम के लिए, उनको परेशान करने की जरूरत नहीं है।
यदि कोई कुम्हार समाज के लोग अपने मिट्टी बर्तन बनाने के लिए रहे, उनको आप इसमें परेशान मत कीजिए। और यदि जांच में पकड़ाए तो फिर हम माइनिंग ऑफिसर पर कार्रवाई करेंगे। ये बड़ी अच्छी पहल है। एक और अवसर हम देंगे, कोई और सवाल पूछना चाहते हैं सीवान से संबंधित, कला संस्कृति से संबंधित, खानबूत आप पूछना चाहते हैं, कृपया आए। अपना परिचय दें। विकास कुमार जी, विकास कुमार। सबसे पहले माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सिवान के पावन धरती पे, और माननीय हमारे विधायक और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, इनका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत सारे सिवान वासियों की तरफ से करते हैं। देखिए, माननीय मंत्री जी से एक सवाल है, कई बार हम लोग मिल चुके हैं। माननीय मौसा जी, नारायण प्रसाद साहू जी, हमारे मौसा जी हुए पूर्व पर्यटन मंत्री, उनके साथ भी हम माननीय मंत्री जी से कई बार हम लोग मिल चुके हैं। सिवान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती रही हुई है, और यहाँ के लोकल कलाकार के बारे में बोलेंगे माननीय मंत्री जी से कि जहां भी जिले में लोकल कलाकार जो हैं उनको मान्यता दीजिए, क्योंकि एक से एक भरपूर कलाकार ऐसे भरे हुए हैं कि जिनको मंच नहीं मिल पाता है, और बाहर के लोग आते हैं। तो माननीय मंत्री जी लोकल कलाकार पर ज्यादा फोकस करें, और उनको होगा तो सिवान की धरती पावन धरती है, तो लोकल कलाकार का मनोबल बढ़ेगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी जानकारी के लिए कि अभी एक बैठक हुई है अपने विभाग के अधिकारियों से जी, कि जो हम राशि देते हैं, तो कई बाहर के भी कलाकार आते। अपना देश, हम लोग जब नारा थे तो नारा लगाते थे, अलग भाषा अलग देश फिर भी अपना एक देश जी, तो हमको उनको भी सम्मान करना है। लेकिन हमने कहा है कि यदि 100% में हम बाहरी कलाकार कितना देंगे, 60 देंगे, 70 देंगे, एक राशि तय कर लीजिए कि यदि है 1 लाख की हमारी राशि है तो हम 70% जो है स्थानीय कलाकार को हम उसमें देंगे, 30% हम बाहरी कलाकार को भी देंगे। तो एक हम ही तय करने वाले हैं, ठीक है। और स्थानीय कलाकार की आपकी जानकारी के लिए कि सब जगह जिला अधिकारी को दिया गया है कि जिला अधिकारी स्थानीय कलाकार को चयन करके, और जिला में जो भी कोई कार्यक्रम हो उसमें वो चयन कर सकते हैं। ये जानकारी है कि नहीं है? तो जिला अधिकारी स्थानीय कलाकार को चयन करते हैं कि हमारा कोई महोत्सव है, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है, तो इसमें कौन आएंगे। तो एक यह है। दूसरी बात की और ज्यादा से ज्यादा हो, हम लोग उसके लिए प्रयासरत हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा। और आपकी जानकारी के लिए, इधर भिखारी ठाकुर भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाते हैं जी, तो उनके ऊपर कोई म्यूजियम नहीं था। तो छपरा में जो हमारा म्यूजियम था, अभी वर्तमान में उसके फर्स्ट फ्लोर का जो गैलरी है, उसमें भिखारी ठाकुर जी पर हम एक गैलरी बनवा रहे हैं, एक म्यूजियम बनवा रहे हैं। उनका प्रारंभिक जीवन से कैसे कैसे वो आगे बढ़े, और फिर कला संस्कृति में कैसे बढ़े, और उनका क्या क्या योगदान रहा, वह एक म्यूजियम भी हम आपको दे रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, आपने इतने सारगर्भित कम समय में अपने दोनों विभागों की विशेषताएं और उसमें किए जा रहे काम और भविष्य की संभावनाओं का उल्लेख किया। और विशेष रूप से हम धन्यवाद देते हैं कि आपने तमाम उन कलाकारों के लिए बेहतर संभावनाएं तलाशी है। पोर्टल पर रजिस्टर कराएं वो खुद को, और पेंशन से लेकर कला के लिए मंच तक सरकार मुहैया करा रही है। इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। अभी माननीय पूर्व मंत्री जी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया ना जी, माननीय मंत्री जी का ही प्रपोजल था जी जी, उसमें भी हमने 5 लाख रुपए की अनुदान राशि उसमें भी दिलवाए। चलिए। अभी 1 तारीख को है वो, उसका है, उसमें हम लोग जाएंगे, सर भी रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे आप 2 मिनट और समय दें मंच पर। कुछ जिले के विशिष्ट सामाजिक क्षेत्र और विभिन्न विभागों के लोग हैं, वो सम्मानित करेंगे, तो थोड़ा सा और समय हमें दें। सीवान के आदर्श मल्टी स्पेशलिटी सेंटर के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शरद चौधरी जी हैं, आग्रह है कृपया मंच पर आएं। मंत्री जी के कर कमलों द्वारा स्वास्थ्य विभाग में उनके योगदान को, स्वास्थ्य क्षेत्र में उनके योगदान को, स्वास्थ्य सेवा के उनके समर्पण को सम्मानित किया जा रहा है अंग वस्त्र और एक छोटा सा मोमेंटो देकर। सीवान के समाज सेवी विकास कुमार जी कृपया आगे आ जाएं। विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर शरद चौधरी जी, विकास जी कृपया आ जाएं।
साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकोष्ठ के बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता रूपल आनंद जी समाज सेवा के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकोष्ठ के जुड़े होकर उस क्षेत्र में बेटियों के लिए बेहतर काम करने के लिए माननीय मंत्री चंद्रवंशी जी की ओर से रूपल आनंद को सम्मानित। गुड डे आइसक्रीम के श्री सुनील मिश्रा जी आग्रह है कि आप भी मंच पर आएं। सीवान गुड डे आइसक्रीम एक ब्रांड के तौर पर स्थापित करने में गुणवत्तापूर्ण आजकल लोगों का फेवरेट है, चाहे सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का भोजन, रात का भोजन, आइसक्रीम चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। डॉक्टर प्रमोद कुमार चंद्रवंशी जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम